Well, hello, it's me, संगम once again. नमस्कार. ये मेरे PHP के सीरीज़ का दूसरा वीडियो है और आई होप कि आप इसे एंजॉय करेंगे. आई होप कि आपने पहला भी एंजॉय किया. हालांकि उसमें बकवास कुछ ज़्यादा हो गई थी, बट बिलीव मी, नाउ आई विल फोकस. सो थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग टाइम टू वॉच दिस वीडियो. सो ये जो वीडियो है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था PHP की हिस्ट्री. PHP क्या है, कहाँ से आया, कभी उसकी शुरुआत हुई, वो किस लिए यूज़ होता है. तो उसमें मैंने एक वर्ड जो बताया था वो था सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. तो ये जो पूरा वीडियो है ये बेसिकली उसी चीज़ को लेके मैंने बनाया है कि एक्चुअल में स्क्रिप्टिंग होती क्या है. तो सबसे पहले स्क्रिप्टिंग क्या होती है इसे जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि HTML क्या होता है. बिकॉज विदाउट HTML PHP इज़ ऑलमोस्ट नथिंग. क्योंकि PHP का जो यूज़ होता है वो मोस्ट प्रॉब्ली यूज़ होता है आपको वेब एप्लीकेशंस या वेबसाइट्स बनाने के लिए. लेकिन अगर वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट बनाने में अगर HTML नहीं होगा तो फिर PHP कुछ नहीं कर पाएगा. लेट मी टेल यू व्हाई. PHP जो है वो इंटरैक्ट करता है डेटाबेस से, ठीक है. लेकिन यूज़र जो है वो इंटरैक्ट करता है विद स्पेसिफिक टूल्स के साथ. क्योंकि यूज़र डायरेक्टली डेटाबेस से नहीं बोल सकता कि मुझे ये चीज़ चाहिए. यूज़र को एक स्पेसिफिक टूल चाहिए वो कॉल करने के लिए कि मुझे डेटाबेस से ये चीज़ चाहिए. फिर PHP पीछे से सारी चीज़ें प्रोसेस करके यूज़र को वो चीज़ दिखा देगा. जैसे एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ. फॉर एग्जांपल एक यूज़र है जो कि इंफॉर्मेशन अपना स्टोर कर रहा है किसी वेबसाइट में, नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर. अब PHP को पता है कि नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर जो है वो डेटाबेस में कैसे सेव करते हैं SQL के साथ. लेकिन नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? टेक्स्ट बॉक्स चाहिए. सबमिट करने के लिए क्या चाहिए? बटन चाहिए. वो PHP के पास नहीं है. PHP को ये पता है कि बटन के क्लिक इवेंट पे अगर कोई क्लिक इवेंट पे मैं क्या कर सकता हूँ कि वो सारी टेक्स्ट बॉक्स की इंफॉर्मेशन जो है वो डेटाबेस में स्टोर हो जाए. लेकिन PHP को के पास बटन नहीं है. तो PHP के साथ HTML का होना बहुत ज़रूरी है. अब हमको HTML की इम्पोर्टेंस पता चल गई. तो अब मैं आपको बताऊंगा कि स्क्रिप्टिंग क्या है. हाँ, सॉरी, स्क्रिप्टिंग से पहले हमें ये जानना होगा कि HTML क्या है. तो HTML को ये कहा जाता है कि HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है जो कि स्टेटलेस है. इट्स अ प्लेन लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें स्पेसिफिक टैग्स होते हैं और वो टैग्स की इंफॉर्मेशन आप ब्राउज़र पे रेंडर करा सकते हैं. रेंडर मतलब ये होता है कि आप उसे डिस्प्ले करा सकते हैं. आप चाहें तो सिंपली डिस्प्ले करा सकते हैं, आप चाहें तो उसे स्पेसिफिक फॉर्मेट में डिस्प्ले करा सकते हैं. अब ये चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी चीज़ें, की पॉइंट्स बताना चाहता हूँ. ये चैप्टर स्पेसिफिकली बना है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए, जिसमें कि आपको बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ये पता चल जाएगा. पहला कि PHP क्या कर सकता है और PHP क्या नहीं कर सकता. लिमिटेशंस हैं, व्हाट PHP कैन एंड व्हाट PHP कैन नॉट डू. सेकेंड, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है. थर्ड, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है. एंड द लास्ट, अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ इट कैन इंटरैक्ट विद क्लाइंट साइड कोड. सो ये जो वीडियो है दिस इज़ ऑल अबाउट स्क्रिप्टिंग. ओके, सो स्क्रिप्टिंग जैसा कि मैंने आपको बताया, HTML जो है इट्स स्टैटिक, इट्स प्लेन, इट्स स्टेटलेस. तो HTML से आप से HTML से आपने टेक्स्ट तो रेंडर करा दिया, आपने डिस्प्ले करा दिया एक बटन, लेकिन वो बटन करेगा क्या? अब उस टेक्स्ट बॉक्स का हम क्या करें, उस टेक्स्ट बॉक्स से हम कैसे बाकी चीज़ें करें. तो उसके लिए फिर आती है स्क्रिप्टिंग. स्क्रिप्टिंग एक्चुअली जो है वो HTML से जितनी चीज़ें बच जाती हैं वो सारी चीज़ें स्क्रिप्टिंग करता है. बच जाती हैं इन द सेंस,
मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्लाइड शो से बाहर आके मैं एक आपको छोटा सा HTML का कोड रन करके दिखाऊंगा। ये सबलाइन टेक्स्ट, सॉरी, ओके। तो मैंने एक नया फाइल बनाया, एक बहुत ही सिंपल HTML का कोड लिखने जा रहा हूँ मैं। HTML हेड, एक टाइटल भी रख लो, क्योंकि ये HTML की का ट्यूटोरियल नहीं है तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता रहा। टाइटल को सीधा ट्यूटोरियल नाम दे दो और टाइटल टैग बंद, सॉरी, टाइटल टैग बंद कर दो। इसके बाद एक बॉडी खोल लो, बॉडी में एक हेडिंग डाल दो, दिस इज PHP ट्यूटोरियल। इसके बाद एक पैराग्राफ रख लो, इन दिस ट्यूटोरियल वी विल लर्न अबाउट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। पैराग्राफ बंद कर दिया। एक सिंपल सा मैंने एक इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, क्या, तो ये मैंने एक सिंपल सा कोड लिख दिया मैंने। इसके बाद फिर बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज। अब इसे मैंने सेव कर दिया, सेव इट इन दिस वन। यार ये उबुंटू है तो फिर मुझे लोकल होस्ट नहीं, लोकल होस्ट, वन मोमेंट, हाँ यहाँ पे सेव कर लेते हैं। सेव करना है इसे AA.html। सो अब हम लोग जाएंगे पर्सनल AA.html, यस, इसे हम ओपन करेंगे ब्राउज़र के साथ। ओके, लेट्स सी। ओके, जस्ट एक टेक्स्ट भी दे देना है हमें। ये है HTML। तो HTML मैंने एक हेडिंग दे दी इनको, जिसमें कि कहा दिस इज PHP ट्यूटोरियल, एक पैराग्राफ दे दिया जिसमें कहा कि इन दिस ट्यूटोरियल विल लर्न अबाउट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, और एक बटन दे दिया मैंने, सबमिट बटन। लेकिन अब अगर मुझे कुछ करना है इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज जो HTML इज स्टेटलेस, HTML इज स्टैटिक, इसमें कुछ भी डायनेमिक नहीं है, एवरीथिंग इज स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स आप उसमें कुछ परफॉर्म नहीं कर सकते, आप रेंडर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन रेंडर वेरियस तरीके से कर सकते हैं। अब मुझे ये हेडिंग में करना था, मैंने हेडिंग में कर दिया, पैराग्राफ में करना था तो मैंने पैराग्राफ में कर दिया, लेकिन आप यू कैन नॉट परफॉर्म एनीथिंग, यू कैन नॉट एक्ट एनीथिंग। तो ये जो एक्ट वाली बात जो रह गई थी HTML में, HTML में जो ये एक्ट वाली बात, परफॉर्म वाली बात रह गई थी, वहाँ पे हमारी आती है स्क्रिप्टिंग, कि जो चीज़ें ये नहीं कर पाए, HTML जो चीज़ें नहीं कर पाता, वो फिर हम करते हैं स्क्रिप्टिंग के साथ। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे। अभी आप इतना समझ लो कि स्क्रिप्टिंग क्या चीज़ होती है। स्क्रिप्टिंग इज टू फुलफिल द डिसएडवांटेजेस ऑफ HTML, यू कैन से, एज ऑफ नाउ। फिर आगे चल के हम और भी डिफाइन करेंगे। तो हाँ, मैंने आपको बताया PHP व्हाट कैन नॉट डू सर्वर साइड एंड क्लाइंट साइड।
अब यहाँ पे वाई HTML इज स्टैटिक, तो क्योंकि जो बेसिक टाइप है वेब पेज का, HTML बना ही वैसा था। HTML केवल इसलिए बना था ताकि हम अपनी इंफॉर्मेशन को ब्राउज़र पे स्पेसिफिक तरीके से रेंडर करके दिखा सकें, बस परफॉर्म करने के लिए नहीं बना था। लेकिन हाँ, अगेन HTML अगर स्टैटिक है तो फिर उसके एडवांटेजेस भी हैं और उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो उसके पहले हम लोग ये जानेंगे कि HTML एग्जैक्टली काम कैसे करता है, कैसे काम होता है। काम करने ये बताने से पहले मैं आपको एक दो चीज़ें और कंफर्म करना चाहता हूँ। व्हाट इज़ क्लाइंट एंड व्हाट इज़ सर्वर। बहुत सारे लोग अभी इसके बारे में कंफ्यूज हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग आप होंगे, अगर हैं तो फिर प्लीज़ सुन लीजिए, शायद मैं सही हूँ। तो सर्वर जो होता है वो है डेवलपर का एंड, या वो एंड जहाँ से कि हम डेटाबेस स्टोर करते हैं, फाइल स्टोर करते हैं, चेंजेस करते हैं, वो सर्वर एंड है। क्लाइंट एंड वो होता है जो कि यूज़र इज़ क्लाइंट। अब जैसे मैंने एक वेबसाइट बना दी, अब वो वेबसाइट मैं जहाँ पे स्टोर कर रखा है, मैंने GoDaddy के साथ स्टोर कर रखा है, तो GoDaddy के पास मेरा सर्वर है। मैंने GoDaddy में अपना फाइल सिस्टम FTP बना रखा है, तो वहाँ पे मेरा सर्वर है। लेकिन जो क्लाइंट है, क्लाइंट इज़ एवरीवन जो कि मेरा वेबसाइट विजिट करता है। तो जो भी मेरा वेबसाइट विजिट करता है ही इज़ क्लाइंट, और जहाँ पे मैंने अपनी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रखी है वो सर्वर है। क्या? सो आई होप दैट इज़ क्लियर। तो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा ये बताना चाहता हूँ कि ये कैसे HTML एग्जैक्टली काम करता है। ये मेरा एक क्लाइंट है, ये मेरी वेबसाइट एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। सी अभी इसके डेस्कटॉप पे कुछ भी नहीं है, इसका डेस्कटॉप है। इसके बाद फिर इसने एक रिक्वेस्ट करी कि मुझे page.html की इन्फॉर्मेशन चाहिए, page.html की इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, ऐसा क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया। रिक्वेस्ट क्लाइंट कैसे रिक्वेस्ट करेगा, वो फिर वो URL डालेगा कि मुझे mywebsite.com/page.html उसने डाला, मतलब उसने रिक्वेस्ट कर दी। अब रिक्वेस्ट जाएगा कहाँ पे, इंटरनेट के कहाँ जाएगा अभी बताता हूँ, थ्रू जाएगा। इंटरनेट है उसके पास, इंटरनेट से उसने रिक्वेस्ट किया मुझे page.html की इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन गई कहाँ पे, सर्वर मशीन पे। सी सर्वर मशीन पे वो रिक्वेस्ट गई। सर्वर मशीन पे जैसे ये site.com page.html, यहाँ पे सर्वर मशीन पे ये फाइल रखी हुई है, ये फाइल सर्वर मशीन पे मैंने रखी हुई है। अब क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया सर्वर मशीन से कि मुझे page.html की इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब सर्वर मशीन क्या करेगा, चेक करेगा कि मेरे पास page.html है या नहीं है। हाँ, अब उसके पास page.html की इन्फॉर्मेशन आ गई। अब क्या करेगा, वो रिस्पॉन्ड करेगा। रिस्पॉन्ड किया, ये लो आपको page.html की इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, हियर इट इज़। अब उसके बाद फिर क्या होगा, इनके यहाँ पे क्लाइंट एंड पे, सी क्लाइंट एंड पे ये ब्राउज़र दिख जाएगा कि ये है page.html की इन्फॉर्मेशन। अब इसमें फिर क्या होता है, ब्राउज़र क्या करता है, ब्राउज़र रेंडर करता है। क्योंकि page.html की इन्फॉर्मेशन कैसी होगी, page.html की इन्फॉर्मेशन ऐसी होगी। अब ये ब्राउज़र को पता रहेगा कि इसे मुझे कैसे रेंडर करना है, तो जब हम ब्राउज़र के पास जाएंगे तो वो रेंडर करके ऐसा दिखा देगा। ओके, तो ये रहा कि हाउ वो कैसे काम करते हैं। तो ये इस तरह से काम करते हैं, क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, और सर्वर जो है वो चेक करता है कि उसके पास वो page.html की इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद वो एज अ कोड दे देता है क्लाइंट को, और क्लाइंट का जो ब्राउज़र है वो रेंडर करता है कि कैसा कैसा डेटा है, उसे मुझे अपने ब्राउज़र के हिसाब से कैसे रेंडर करके कैसे दिखाना है, डिज़ाइन करके कैसे दिखाना है, और वो क्लाइंट के एंड पे दिखा देता है। यहाँ से इसका अभी तक डेस्कटॉप कुछ नहीं था, अभी इसके पे इंफॉर्मेशन आ गई। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब इसके बाद ऑब्वियसली कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो फिर एडवांटेजेस जो हैं ये है कि चूँकि लाइक आई सेड HTML इज स्टेटलेस, HTML के पास खुद की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसका ये कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता।
तो फिर इसके एडवांटेजेस तो थोड़े हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस लेट मी टेल यू बहुत है। तो हाँ, अभी देखो एडवांटेजेस देखते हैं। एडवांटेजेस पहला ये है कि कोई भी ब्राउज़र इसे डिस्प्ले कर सकता है। तो लाइक आपके पास नो मैटर इंटरनेट एक्सप्लोरर है या फिर आपको क्रोम है, फायरफॉक्स है, सफारी है, वन है, कोई भी ब्राउज़र हो, वहाँ पे आप डेटा को रेंडर करा सकते हैं। लेकिन यहीं पे डिसएडवांटेज भी आता है कि हर ब्राउज़र HTML की इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से रेंडर करता है। तो अगर आपके पास क्रोम है तो क्रोम का कुछ और हिसाब किताब रहेगा रेंडर करने का, और फायरफॉक्स है तो वो कुछ और रेंडर करेगा, सफारी है वो कुछ और रेंडर करेगा। और ये एक चीज़ है जो कि HTML को बहुत बड़ा धक्का देती है। ये कंप्लीटली सेम गोज़ फॉर स्क्रिप्टिंग, सेम गोज़ फॉर स्क्रिप्टिंग, कि अगर स्क्रिप्टिंग भी अगर आप कर रहे हैं तो फिर वो भी कंप्लीटली ब्राउज़र पे डिपेंडेंट है। अगर ब्राउज़र ने जैसे चाहा वैसे उसे रेंडर कराएगा। लेकिन हाँ, मोस्ट ऑफ द ब्राउज़र्स वो जो है वो आई मीन दे वर्क ऑन कॉमन प्लेटफॉर्म ऑब्वियसली, लेकिन हाँ प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका यूज़र कौन सा ब्राउज़र यूज़ करेगा। तो वो कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकता है। आप मोस्ट कॉमन के लिए तो आप रेंडर कर सकते हैं कि ठीक है, अगर फायरफॉक्स है तो ऐसे रेंडर करो, और अगर क्रोम है तो ऐसे रेंडर करो, आई है तो ऐसे रेंडर करो, एज है तो ऐसे रेंडर करो। लेकिन फिर अगर उसने कुछ, आपने जितना ब्राउज़र डिफाइन किया उसने कुछ और ब्राउज़र यूज़ कर लिया ना, अब फिर वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। डिस्प्ले वहाँ पे भी होगा लेकिन नॉट एग्जैक्टली एज यू लाइक्ड, नॉट एग्जैक्टली एज यू डिज़ाइंड। तो फिर आई मीन नॉट फॉर श्योर, लेकिन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो आप हर हर क्लाइंट के यहाँ पे तो जाएंगे नहीं कि आप कौन सा ब्राउज़र यूज़ करते हैं, अगर चूँकि वेबसाइट जो है ऐसी चीज़ है जो कि पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी लोग एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर आप वहाँ पे फिर आपको थोड़ा सा, ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज है कि आपको किसी एक स्पेसिफिक ब्राउज़र के लिए चीज़ें नहीं बना रहे, आप किसी भी ब्राउज़र पे बना सकते हैं। लेकिन हाँ, हर ब्राउज़र का अपना हिसाब किताब है। इसके बाद many other kind of devices can display it adequately, so yes, that is the advantage कि आप डिवाइस स्पेसिफिक भी नहीं होता। लेकिन फिर वहीं पे दूसरी बात भी आती है कि डिवाइस स्पेसिफिक तो नहीं है लेकिन हर डिवाइस अपने हिसाब से रेंडर करेगा। अगर वो 4.5 की स्क्रीन है तो अपने हिसाब से करेगा, 5.5 की है तो उसके हिसाब से करेगा, अगर वो डेस्कटॉप है तो उसके हिसाब से करेगा, लैपटॉप है तो उसके हिसाब से करेगा। तो हर डिवाइस उसे रेंडर तो करेगा लेकिन हर डिवाइस उसे अपने तरीके से रेंडर करेगा। इसके बाद ईच रिक्वेस्ट इज फुलफिल्ड क्विकली एंड यूजेस मिनिमम रिसोर्सेज। तो हाँ, ये तो HTML का बहुत बड़ा एडवांटेज है क्योंकि ये स्टेटलेस है अनटिल आई वुड से। ये तब तक सही है जब तक कि आपने कोई भी उसमें स्क्रिप्टिंग या फिर डेटाबेस की कनेक्टिविटी नहीं लगा रखी है। और इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड दिस इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप कोई भी पेज या कोई भी ऐसा वेबसाइट डिज़ाइन कर सकें जिसमें कि आप डेटाबेस की कनेक्टिविटी ना लगाएं और आप स्क्रिप्टिंग ना लगाएं। वो आपने लगाना ही लगाना है। तो फिर हाँ, फिर भी आप कह सकते हैं कि अगर आपने प्योर प्लेन HTML यूज़ किया है तो येस इट इज़ क्वाइट फास्ट। अब आफ्टर दैट, इसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका कि HTML इज़ ईजी टू लर्न एंड प्रोड्यूस ऑटोमेटिकली। सो येस, दैट कुड बी वन ऑफ द एडवांटेज कि आपको कोई भी स्पेसिफिक टूल या फिर स्पेसिफिक कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम या ऐसा कुछ भी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ एक ब्राउज़र है आपके पास तो आप HTML की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करा सकते हैं। तो दैट इज़ वन ऑफ द एडवांटेज। और हाँ, इसके साथ HTML के साथ यू कैन मेक स्मॉल चेंजेस एज अ वेब डेवलपर। तो ओके, तो ये तो थे इसके एडवांटेजेस। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी सुन लो। इट मेक्स कंट्रोल ऑफ इट मेक्स डिफ़िकल्ट इट मेक्स कंट्रोल ऑफ डिज़ाइन एंड लेआउट डिफ़िकल्ट, लाइक आई सेड डिपेंडिंग ऑन द ब्राउज़र। वो आपने कौन सा लेआउट इस ब्राउज़र के लिए सेट किया है वो दूसरे ब्राउज़र पे वैसा लेआउट नहीं रहेगा, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और लेआउट और डिज़ाइंस के लिए हमेशा हम लोगों को स्क्रिप्टिंग का ही सहारा लेना पड़ता है।
इट डजेंट स्केल अप ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ पेजेस। तो अगर बहुत ज़्यादा पेजेस हैं आपके तो फिर आपको फिर आप हर पेज HTML में नहीं बना सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका एक शॉपिंग शॉपिंग वेबसाइट है आपकी, तो शॉपिंग वेबसाइट में क्या है कि आपको जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, वो कस्टमर अगर अपनी आईडी से लॉग इन करते हैं तो फिर उनको उनका नाम दिखना चाहिए। अब आप हर कस्टमर के लिए उनके नाम का एक पेज तो नहीं बना सकते हैं, तो फिर वहाँ पे क्या ज़रूरत पड़ी, स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अब कैसे होगा वो मैं आगे बताऊँगा, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज। अब आपके पास 1000 कस्टमर है और वो डेली बढ़ रहे हैं, तो फिर आप 1000 कस्टमर के लिए 1000 पेजेस तो नहीं बनाएंगे, तो दैट मीन्स वहाँ पे HTML फेल हो गया। तो लार्ज नंबर ऑफ स्केल जब आता है कि आपको लंबे स्केल पे काम करना है, तो आप HTML नहीं यूज़, आई मीन सिर्फ HTML नहीं यूज़ कर सकते। HTML तो आपने यूज़ करना ही करना है, लेकिन ओनली HTML से आपका काम नहीं चलेगा। और ये इट्स नॉट वेरी इंटरैक्टिव। सो इंटरैक्टिव की अगर बात आएगी, मैं कहूँगा ओके डिज़ाइन तो हो जाता है, लेकिन इंटरैक्शन की जब बात आती है तो इंटरैक्शन ऑलमोस्ट नहीं होता। आई मीन इंटरैक्ट तो कर देंगे आप, लेकिन अब इंटरैक्शन का लेवल क्या है इसका मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे एक पेज से दूसरे पेज पे तो आप इन्फॉर्मेशन लेके चले जाएंगे, डेटाबेस एक डेटा को वहीं से डिस्प्ले तो करा देंगे, लेकिन फिर इंटरैक्ट नहीं कर पाएंगे। मतलब जब लंबे लार्ज स्केल या फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इंटरैक्शंस की बात आती है तो HTML जो है वहाँ पे फेल हो जाता है, क्योंकि दिस इज स्टैटिक, दिस इज़ नॉट डायनेमिक। इसके बाद इट मेक्स इंक्लूडिंग मीनिंगफुल मेटा डेटा अबाउट द पेज डिफिकल्ट। इसके बारे में आप बहुत ज़्यादा ना सोचिए। मेटा डेटा इट्स नथिंग बट इट इज़ रिलेटेड टू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो लेट्स लीव दिस। मैंने इसे ऐसे लिख दिया था ताकि आपको पता चले। इट कांट कोप विद द रैपिडली चेंजिंग कंटेंट और पर्सनलाइजेशन। जो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपकी कोई शॉपिंग की वेबसाइट है और आपको हर कस्टमर के हिसाब से पर्सनलाइज करके आपको दिखाना है। अब जैसे नाम का तो छोड़ दो, हर के हिसाब से नाम का तो छोड़ दो। अब आपका एक कस्टमर ग्रुप है, एक स्टेप और अगर डीप जाए, एक कस्टमर ग्रुप है जो कि बहुत ज़्यादा परचेजिंग करता है, उसका मंथली आपके यहाँ से 10,000 का परचेज हो रहा है, लेकिन एक कस्टमर है जो कि 2,000 परचेज हो रहा है। अगर आपने सोचा कि चलो 10,000 वाले जो कस्टमर्स हैं मैं उनको कुछ ऑफर्स देता हूँ, ऑफर्स देके मैं उनको और ज़्यादा आई मीन पक्का वाला कस्टमर बनाना चाहता हूँ, तो फिर आपको उनके हिसाब से उनका कंटेंट चेंज करना पड़ेगा कि हमारे 10,000 वाले जो कस्टमर्स हैं उनका दूसरा कंटेंट दिखे उनके पेज पे, और जो जो 2,000 वाले कस्टमर्स हैं उनको दूसरा कंटेंट दिखे उनके पेज पे। तो फिर क्या हुआ, फिर वहाँ पे फिर सिर्फ HTML, आई एम सॉरी दैट डजंट वर्क। तो ये थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। स्टैटिक HTML इज रिक्वायर्ड टू मेक अ वेब पेज, बट इट इज़ नॉट द ओनली थिंग जिससे कि आप वेब डिज़ाइनिंग या वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर वेब डिज़ाइनिंग। सो ये तो थे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो अब यहाँ पे होगा ये कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायनामिक एंड स्टैटिक पेज। तो मैंने ये बहुत ही सिंपल सा बनाया क्योंकि मैं इसमें आपको एक एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ। तो स्टैटिक पेज सिंपली रेंडर्स द इंफॉर्मेशन गिवन इन HTML टैग्स। तो दैट इज़ नथिंग बट कि आपने एक टैग में जैसा कि मेरा ये वाला एग्जांपल आप ले सकते हैं इसमें। सी दिस इज़ वेरी सिंपल एग्जांपल। अब मैंने इसमें H1 में आपको एक हेडिंग डाल दी, दिस इज़ PHP ट्यूटोरियल। पैराग्राफ में एक पैराग्राफ डाल दिया और बटन में एक बटन डाल दिया। तो सी दिस इज़ वेरी मच स्टैटिक और दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ स्टैटिक HTML। तो ये जो है ये स्टैटिक पेजेस हैं। स्टैटिक पेजेस इन द सेंस जहाँ पे आपको रन टाइम में कुछ नहीं दिखता। अब ये रन टाइम क्या चीज़ है? रन टाइम मतलब ये होता है कि प्रोग्राम आपका रन हो चुका है, मतलब ये क्लाइंट एंड पे है। क्लाइंट एंड पे मैं एक यूज़र हूँ, मेरा ब्राउज़र है, ब्राउज़र पे मैं चेक कर रहा हूँ। अब मुझे ब्राउज़र पर ही बिना आपसे इंटरैक्ट किए, मतलब डेटाबेस से इंटरैक्ट किए बिना ही मुझे ब्राउज़र पे ही कंटेंट चेंजेस चाहिए। तो फिर अब मुझे वही चाहिए। तो फिर उसमें आई मीन वही चाहिए। व्हेन आई से दैट मीन्स मुझे चेंजेस चाहिए।
मुझे ब्राउज़र पर ही चेंजेस चाहिए, तो वहाँ पे फिर वो स्टैटिक नहीं रह जाता, उसे कहते हैं डायनेमिक। अब जैसे कि ये स्लाइड पे वापस आए, स्टैटिक इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, सो स्टैटिक पे उतना जाते नहीं है। हाँ, अब डायनेमिक वेब पेज इज़ एनीथिंग बियॉन्ड अ सिंपल प्लेन HTML पेजेस। तो ये था एक सिंपल HTML पेज जो मैंने आपको दिखाया। अब जब डायनामिक की बात आती है तो डायनामिक इज एनीथिंग विच इज बियॉन्ड सिंपल प्लेन HTML पेज। मतलब सिंपल HTML पेज से कुछ आपने अलग किया तो वो हो गया आपका डायनेमिक, जो कि कुछ इंटरैक्टिव है, जो कि कुछ कर रहा है, जो कि जिसमें कुछ डायनामिकली कुछ हो रहा है। आफ्टर रनिंग द प्रोग्राम, आफ्टर रनिंग द पेज आप कुछ हो रहा है, जैसे कि मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन हो रहा है, स्क्रॉलिंग हेडलाइंस जो है वो स्क्रॉल हो रही हैं, कुछ ऐसे पेजेस हैं जो अपने आप से अपडेट हो रहे हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि अपीयर डिसअपीयर हो रहे हैं, जैसे कि कोई आपका फ़ोटो है, फ़ोटो जो है वो ब्लिंक कर रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है। तो अब ये चीज़ जो है ये डायनामिक होती है। अब मैं आपको एक डायनामिक का भी एग्जांपल करके दिखाऊंगा तो वो आपको पता चलेगा थोड़ा सा। सी तो ये स्पेसिफिकली डायनामिक जो है, डायनामिक इज फॉर कि आप एक सेकेंड लेट मी ओपन अप, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो मैं आपको डायनामिक HTML पेज का एक एग्जांपल दिखाने जा रहा हूँ। तो डायनामिक HTML पेज विच मीन्स जो कि ब्राउज़र पे ही कुछ आपको एक्शन करके दिखाए। तो मैंने एक बनाया भी हुआ था, लेकिन मैं आपके लिए फिर से बनाता हूँ। तो ये सबसे पहले मैंने एक HTML टैग खोला, हेड खोला, हेड खोला, इसके बाद हेड में एक टाइटल खोला, टाइटल में डायनामिक HTML पेज। टाइटल खोलने के बाद मैंने हेड बंद कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद फिर मैंने बॉडी खोली, बॉडी में मैंने एक सिंपल सा से लाइक मैंने एक हाइपरलिंक ले लिया, ए href equals to something like my site.com, just for you know, यहाँ पे my link, और इसके बाद इसे ए को बंद कर दिया। ये है एक स्टैटिक पेज। अब हमने एक HTML बंद भी करना है हमें, तो ये सेव किया मैंने hello.html के नाम से। इसके बाद फिर मैं जाऊंगा कहाँ पे, अपने ब्राउज़र पे, ब्राउज़र पे आके मैंने अपने फाइल का नाम चेंज किया hello.html। तो ये एक छोटा सा दिखा रहा है माई लिंक, और इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक स्पेसिफिक लिंक पे चले जाएगा। तो दिस इज़ वेरी मच स्टैटिक। लेकिन अब मैं इसमें कुछ एक डायनेमिक डालने जा रहा हूँ, सी। अब डायनेमिक डालने के लिए फिर हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि HTML के पास दे डोंट हैव दैट फीचर। तो फिर डायनेमिक डालने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। ये चीज़ है स्क्रिप्टिंग। अब स्क्रिप्टिंग यहाँ से शुरू होती है। तो ये रहा। अब हमें जो है डायनेमिक डालने के लिए यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। अब डायनेमिक में क्या कर रहा हूँ, मैंने सिंपल इसके आवर इवेंट पे मैंने क्या किया, चलो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसका एक बैकग्राउंड सेट कर दिया। बैकग्राउंड कलर मैंने इसका दे दिया येलो। तो अब क्या होगा, ये जो लिंक है, लिंक पे जब हावर करेगा यूज़र, हावर मतलब माउस उसके ऊपर लेके जाएगा, तो उस पर एक बैकग्राउंड कलर येलो आ जाना चाहिए। लेट्स सी, अब ये तो कुछ नहीं है, मैंने रिफ़्रेश किया पेज, अभी कुछ नहीं है। मैं जैसे ही इस पे लेके गया,
बैकग्राउंड कलर शायद से काम नहीं कर रहा, तो लेट अस गो फॉर फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज चलो मैंने इसका 20 px कर दिया। लेट्स सी इफ दैट वर्क्स। नॉट श्योर व्हाई इट इज़ नॉट वर्किंग। इसे रिफ्रेश किया मैंने, not working. So let me check why it is not working. I'll come back. Okay, so I'm sorry, it was very silly and simple mistake. So I believe यहाँ पे ये spaces थे, शायद इसकी वजह से नहीं काम कर रहा था। तो let's see if now if it is working. Yes, it is. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल, मैंने ए का जो एलिमेंट था माई लिंक, अगर हम ये हटा देते हैं, वी डोंट पुट एनी स्टाइल, तो फिर ये जस्ट माई लिंक है। लेकिन अगर जैसे हमने स्टाइल स्क्रिप्टिंग लगाया, तो मैंने कहा कि इसके हावर इवेंट पे बैकग्राउंड कलर इसका येलो हो जाए, तो फिर क्या हुआ, बैकग्राउंड कलर इसका येलो हो गया। सी दिस इज़ येलो। अब मैंने क्या किया, जैसे और भी थोड़ा डायनेमिक हमें लगाना है, तो फिर हम इसका फॉन्ट साइज जो है वो 30 px कर देते हैं। 30 px किया हमने। अब देखो हावर इवेंट पे, तो फिर हमने जैसे ही हावर इवेंट किया, ये इसका बैकग्राउंड तो येलो हो गया था, तो जैसे ही हमने इसका फॉन्ट साइज 20 px किया या से लाइक 30 px करके सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे बैकग्राउंड येलो भी रहेगा और इसका साइज भी चेंज हुआ। सी, हटा लिया, ख़त्म हो गया, रख लिया, चला गया। तो ये जो है दिस इज़ समथिंग कॉल्ड डायनामिक। तो ये डायनामिक क्यों हुआ, क्योंकि अब हम यूज़र चेंज करने नहीं आ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर या फिर फॉन्ट साइज यूज़र चेंज करेगा, नहीं, यूज़र यहाँ पे है, उसको कुछ नहीं पता, उसने पेज ओपन किया, ओपन करने के बाद फिर वहाँ उसे माई लिंक दिखा, उस पर जैसे उसने होवर किया, उसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो हो गया और उसका फॉन्ट साइज जो है वो 30 px हो गया। तो दिस इज़ हाउ डायनेमिक थिंग्स वर्क। तो ये जो है ये डायनेमिक है। और अब जैसे कि इस पे अगर हम ओके, सो दिस इज़ व्हाट डायनेमिक इज़, बिकॉज आई हैव मेनी मोर थिंग्स टू एक्सप्लेन, लेट अस लीव इट। तो ये रहा आपका डायनेमिक पेज और ये रहा आपका स्टैटिक पेज। दिस इज़ द डिफरेंस। ओके, नाउ अब जो आता है वो मेन चीज़ ये क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स the technology which is working on the client side, for of course as the name suggests। तो client side technology जो है ये है यूज़र के एंड पे जो होता है, जो कि हमारा वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं उनके एंड पे जैसा चल रहा है, वो है क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल से दिखाऊंगा, क्योंकि यू नो हम बेसिकली सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की तरफ ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए, बिकॉज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग ही है PHP। अगर मैं आपको ये जावा स्क्रिप्ट, CSS या फिर जे एप्लेट्स, अगर जावा एप्लेट्स, अगर VB स्क्रिप्ट की ये ट्यूटोरियल होता तो ऑब्वियसली ये हम आपको ज़्यादा क्लाइंट साइड की तरफ ध्यान देते, लेकिन हमें ध्यान देना चाहिए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की तरफ। तो देखते हैं एक छोटा सा एग्जांपल क्लाइंट साइड के लिए। ये क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी क्या है, मेन यूज़ क्या है और इसका क्या एग्जांपल है, मैंने छोटा सा बनाया हुआ। तो जैसे कैस्केडिंग स्टाइल शीट जिसे CSS कहते हैं, डायनामिक HTML, DHTML जिसे कहते हैं, इसका जैसे मेन यूज़ क्या होता है, पेज फॉर्मेट करने में, कंट्रोल करने में, साइज़, कलर, कहाँ पे इसे प्लेस करना है, लेआउट क्या है और उसका टाइमिंग, एलिमेंट्स कितना टाइम तक रहेगा या कितने टाइम तक क्या काम करते रहेगा, वो फिर इसका मेन यूज़ है CSS वगैरह का। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल में ये CSS यूज़ किया है, जैसे CSS स्टाइल शीट, स्टाइल टाइप जो है वो CSS है। तो फिर यहाँ पे मैंने CSS में क्या किया, कंट्रोल किया, क्या कंट्रोल किया, इसका बैकग्राउंड कलर कंट्रोल किया और इसका फॉन्ट साइज कंट्रोल किया। तो ये CSS का यूज़ है। अब जैसे कि वही जैसे मैंने आपको बताया, ओवरलैपिंग, डिफरेंट कलर, साइज, फॉन्ट, लेयर, पोजीशनिंग वगैरह वगैरह, ये सारी CSS में होते हैं। अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में जैसे कि जावा स्क्रिप्ट, VB स्क्रिप्ट। अब जैसे जावा स्क्रिप्ट का अगर एक छोटा सा एग्जांपल दें तो फिर ऑन लोड पे
जो है कि आप एक अलर्ट लगा सकते हैं। देखता हूँ मैं, आई विल ट्राई टू रन इट, लेट्स सी इफ दैट वर्क। जावास्क्रिप्ट का एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल ट्राई कर रहा हूँ रन करने के लिए। तो ये स्क्रिप्ट, टेक्स्ट स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट, और इसके बाद फिर हम बॉडी पे ही लगाते हैं। फंक्शन ए, बहुत दिन हो गया जावास्क्रिप्ट रन करा के। सी लेट्स सी इफ इट वर्क्स। अलर्ट पेज इज लोडिंग, और बॉडी के ऑन लोड इवेंट पे फंक्शन ए रन करा दो। इट वर्कड। सो सी, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट रन कराया। जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन मैंने दिया कि अलर्ट। इसमें अलर्ट ये है कि पेज इज़ लोडिंग, ये इसमें अलर्ट है। और ये मैंने चलाया कहाँ पे, बॉडी के ऑन लोड इवेंट पे, मतलब जब भी बॉडी लोड हो रही है उसी टाइम पे चलाया मैंने। तो सी, अब मैंने इसे जैसे ही इसे अपलोड किया, यहाँ पे आ गया पेज इज़ लोडिंग। ये है जावास्क्रिप्ट। तो दिस इज़ हैपनिंग ऑन क्लाइंट एंड, नॉट ऑन द सर्वर्स एंड। जैसे आप इसे करोगे पेज लोड हो जाएगा, और बाकी आपकी ये चीज़ें जो है वो पहले से ऐसी चलती रहेंगी। तो दिस इज जावास्क्रिप्ट। जावा एप्लेट्स, फ्लैशेस, एनिमेशंस, ये सब यूज़ होते हैं। जैसे कि मूविंग लोगो के लिए, क्रॉसवर्ड्स, पजल के लिए, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। जैसे ये इवेंट हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है जावास्क्रिप्ट। जैसा कि मैंने एक इवेंट हैंडल किया कि ऑन लोड इवेंट पे ये मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए कि पेज इज़ लोडिंग, तो वो वैसा किया। अब जैसे कि यहाँ पे सेम लिंक जो कि कलर, माउस ओवर इवेंट पे, या फिर कैलकुलेटर, शॉपिंग कार्ट वगैरह में यूज़ होता है। तो दैट इज़ क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड दैट मीन्स विच इज़ बीइंग यूज्ड ऑन क्लाइंट्स हैंड। मेन हमें फोकस करना है जो स्लाइड इसके बाद आने वाली है। जैसा कि ये थोड़ा सा है कि क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज कैन नॉट डू एनीथिंग दैट रिक्वायर्स कनेक्टिंग टू बैक एंड सर्वर। अगर बैक एंड सर्वर से कोई भी चीज़ कनेक्ट करानी है तो वहाँ पे क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होगी। मतलब अगर हमें डेटाबेस से कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो लोड कराना है या फिर फेच कराना है, तो वहाँ पे फिर आपका जावास्क्रिप्ट काम नहीं करेगा। वहाँ पे फिर आपको क्या चाहिए, PHP चाहिए। वहाँ पे फिर आपको कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ऐसी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चाहिए जो कि सर्वर एंड से, सर्वर स्क्रिप्टिंग हो, जो कि सर्वर से इंटरेक्ट कर सके। जैसे कि अब फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट कैन नॉट असेंबल अ कस्टमाइज्ड ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑन अ फ्लाई फ्रॉम यूजर प्रेफरेंसेस स्टोर्ड इन अ डेटाबेस। अब इसे तो छोड़ दो, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल जैसे मैंने आपको दिया कि जावास्क्रिप्ट जो है वो आपके शॉप में जो यूज़र्स 10,000 से ज़्यादा की शॉपिंग करते हैं उनके हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखाएं। जैसे कि अब आपको पता चल गया ना कि 10,000 से ऊपर की जो शॉपिंग करता है मतलब उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे उसे, फिर हम 500 वाले ज़्यादा प्रोडक्ट्स दिखाएंगे, हम 200 वाले प्रोडक्ट्स उसको दिखाएंगे जो कि 2,000 की शॉपिंग करता है। तो फिर अब उसका पेज जो है उसके हिसाब से पर्सनलाइज हो जाएगा। तो फिर अब ये चीज़ें जो है ये सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग ही कर सकती है, बिकॉज जावा स्क्रिप्ट जो है ये सर्वर से इंटरेक्ट कर ही नहीं सकता। ये बस ब्राउज़र से इंटरेक्ट करता है या फिर HTML से इंटरेक्ट करता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये खाली क्लाइंट एंड पे होती हैं, सर्वर एंड पे नहीं होती। अब हमारा मेन आया जिसकी हमें ख़ास ज़्यादा ज़रूरत है। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो है यहाँ पे ये एक्चुअली है क्या। इन द सेम वे जैसे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग जो है ये क्लाइंट के एंड पे इंटरेक्शंस करा रही थी, किसके साथ, HTML के साथ। लेकिन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो है ये सर्वर के साथ इंटरेक्ट कराएंगी विद HTML। डू नॉट फॉरगेट HTML, HTML इज ऑलवेज देयर, लेकिन HTML के साथ साथ जो चीज़ चाहिए वो चीज़ चाहिए स्क्रिप्टिंग। क्योंकि खाली खाली स्क्रिप्टिंग कुछ नहीं कर सकता और खाली खाली HTML कुछ नहीं कर सकता। यू हैव टू कॉम्बिनेट बोथ द थिंग्स।
तो ये एक्चुअली मैं ये वाले स्लाइड में ये बताऊंगा कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, ये काम कैसे करती है और एग्जैक्टली कौन से फेज में सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग होती है। क्योंकि हमने पहले देखा कि स्टैटिक HTML या फिर HTML में यूजुअली क्या होता है, या फिर जो हम वेब पेजेस जो होते हैं कैसे काम करते हैं। सिंपली क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट गई, सर्वर ने देखा ये रिक्वेस्ट की का प्रोसेस किया, और जो रिक्वेस्ट जिस पेज के लिए उसने रिक्वेस्ट किया था क्लाइंट ने, वो रिक्वेस्ट उसके ब्राउज़र पे भेजा, और ब्राउज़र ने यूज़र के एंड पे उसे रेंडर किया और रेंडर करके दिखा दिया। तो इन द सेम वे अगर ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है तो वो तो ब्राउज़र के एंड पे ही रह गया, वो क्लाइंट के कंप्यूटर पे ही रह गया। लेकिन इफ़ इट इज़ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग तो ये कहाँ पे यूज़ होता है, कौन से फेज़ में, कौन से पोजीशन पे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग आता है। तो इसका मैंने एक स्लाइड शो बनाने की कोशिश की है, आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। तो टू बिगिन विथ ये आई एम सॉरी, उसके पहले एक छोटा सा देयर अ सेइंग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कि क्लाइंट लुक्स गुड बट सर्वर कुक्स गुड। तो अब आपको जितना मतलब निकालना है निकालो, क्योंकि क्लाइंट जो है ये यूज़र को अच्छी अच्छी चीज़ें, आई कैचिंग चीज़ें दिखाता है जो कि यूज़र को देखने में अच्छा लगता है, और यूज़र को उसके बारे में इंटरेक्ट करने में अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगता है, किसी कोई एक बटन है, आपने उस पर हावर किया और बटन का साइज बढ़ गया, आपको ओ जादू। तो दैट इज़ वो अच्छा देखने में लगता है। लेकिन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो है ये अंदर अंदर सारे काम कर लेता है, और अनफॉर्चुनेटली सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग को यूज़र इतना ज़्यादा उसको पता ही नहीं होता क्या हो रहा है अंदर, तो वो इतना ज़्यादा उसको नहीं दे पाता प्रेफरेंस। लेकिन मेन काम जो होता है वो सर्वर का होता है, आई वुड से। तो server side web scripting is mostly about connecting websites to back-end servers such as databases, and this enables the following two type of communication। दो टाइप का communication होता है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में। पहला सर्वर टू क्लाइंट। अब ये जो है ये वेब पेजेस कैन बी असेंबल्ड फ्रॉम बैक एंड सर्वर आउटपुट। तो सर्वर टू क्लाइंट मतलब ये है कि सर्वर के पास जो इन्फॉर्मेशन थी वो उन्होंने क्लाइंट को दे दी। अब सर्वर से इन्फॉर्मेशन क्लाइंट तक जाने के बीच में जो स्क्रिप्टिंग हुई वो सर्वर टू क्लाइंट स्क्रिप्टिंग हो गई। और इसका उल्टा दूसरा क्लाइंट टू सर्वर। अब क्लाइंट टू सर्वर कैसा, दोनों का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैंने एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल बनाया कि मेरे पास एक नौकरी है, मेरे पास एक जॉब है। अब जॉब के लिए मैंने अपनी एक वेबसाइट बनाई, एक पोर्टल बनाया, जहाँ पे कि जो भी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है उसके लिए मुझे उसका नाम चाहिए और फ़ोन नंबर चाहिए और एड्रेस चाहिए। ये तीन चीज़ें मुझे चाहिए, से लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल। तो ये तीन चीज़ें हमें चाहिए। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, कस्टमर जो है मतलब जो हमारा विजिटर होगा, जो हमारा क्लाइंट होगा, वो रिक्वेस्ट करेगा कि भाई ये पोर्टल पे एक जॉब निकली है, इसे अप्लाई करने वाला जो पेज है वो मुझे दे दो। जैसे ही उसके पास रिक्वेस्ट आई सर्वर के पास, उसने क्या किया, उसने एक जो हमने अंदर पेज में डिज़ाइन कर रखा है उसने एक टेक्स्ट बॉक्स दे दिया कि ठीक है यहाँ पे अपना नाम भर दो, यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर भर दो, यहाँ पे अपना एड्रेस भर दो। और भरने के बाद फिर अब जब ये चीज़ें क्लाइंट के पास गई तो वो सर्वर टू क्लाइंट हुआ, क्योंकि ये जो टेक्स्ट बॉक्स की इन्फॉर्मेशन, नेम की इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें जो थी ये सर्वर के एंड पे थी। तो सर्वर के एंड से ये सारी चीज़ें क्लाइंट तक गई, तो ये क्या हुआ, सर्वर टू क्लाइंट। और क्लाइंट टू सर्वर कैसे हुआ, अब इसने नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर भर के सबमिट कर दिया, और सबमिट करके वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास आ गई उसे कहते हैं क्लाइंट टू सर्वर। लेकिन अब ये बात है कि द सेम वे डेटाबेस में जो चीज़ें हैं वो सेम तरीके से आप उनके ब्राउज़र पे तो दिखा नहीं सकते। उनके ब्राउज़र पे दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्रिप्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि डेटाबेस तो भाई इट्स अ टेबल, तो टेबल तो उनको दिखाएंगे नहीं।
या फिर टेबल में उनको डेटा एंटर करने के लिए तो देंगे नहीं, तो फिर उनको क्या करेंगे, हम HTML के से टेक्स्ट बॉक्सेस लेंगे और फिर उसे स्क्रिप्टिंग कर देंगे, और स्क्रिप्टिंग करके सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग करेंगे, जिससे कि वो जैसे ही सबमिट करेगा वो सारी चीज़ें जो है वो टेबल फॉर्मेट में हमारे डेटाबेस में सेव हो जाएंगी, और जब एक बार डेटाबेस में सेव हो गई फिर हम उसके साथ चाहे जो करें। तो ये है सर्वर टू क्लाइंट और क्लाइंट टू सर्वर। अब नेक्स्ट वाले पेज में मैं आपको ये थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा कि एग्जैक्टली सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कैसे काम करता है। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए जानने के लिए ओके, अब ये फिगर्स मैंने बनाए हैं, शायद आपको अच्छा लगे। तो सबसे पहले ये है एक यूज़र मशीन। ये यूज़र की मशीन है जहाँ पे कि यूज़र जो है वो इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। अब ये जो है ये कहीं पे भी है, और इसके पास कोई भी ब्राउज़र हो सकता है, इसके पास कोई भी मशीन हो सकती है, कोई भी डिवाइस हो सकता है। यहाँ से देखो 3 चीज़ें होती हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला एक तो यूज़र मशीन हो गया, दूसरा वेब सर्वर मशीन हो गया। वेब सर्वर मशीन जो है जहाँ पे कि हमारा page.html की इंफॉर्मेशन है, हमारे स्क्रिप्टिंग की इंफॉर्मेशन है, हमारे पेजेस की इंफॉर्मेशन है, हमारा FTP क्लाइंट है पूरा, तो वो सारी चीज़ें वेब सर्वर मशीन है। जैसे कि आपने अगर कोई वेबसाइट आप GoDaddy पे होस्ट कर रहे हैं तो फिर आप वो आपका वेब सर्वर मशीन है। और तीसरी चीज़ जो होती है वो डेटाबेस बैकएंड सर्वर होता है, जहाँ पे कि आपकी हर तरह की इंफॉर्मेशन एक डेटाबेस के फॉर्मेट में सेव रहता है। तो ये 3 चीज़ें तो हमें पता चल गई कि कौन चीज़ कहाँ पे होती है। तो ये आपने हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट आपका तभी क्लियर होगा, जब तक आपको ये बातें पता नहीं रहेंगी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि एक्चुअली स्क्रिप्टिंग है क्या और ये कौन से फेज में अप्लाई होती है। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान देना है, एक हो गया आपका यूज़र मशीन, दूसरा हो गया वेब सर्वर, और तीसरा हो गया डेटाबेस बैकएंड सर्वर। यहाँ पे आपकी सारी इंफॉर्मेशन सेव्ड है। यहाँ पे आपके सारे वेब सर्वर से रिलेटेड जैसे FTP क्लाइंट, page.html और सारी स्क्रिप्टिंग इंजन, अभी बताऊँगा क्या है ये, वो सारी चीज़ें सेव है। और ये है यूज़र की मशीन जो कि रिक्वेस्ट करता है इंफॉर्मेशन के लिए। अब प्रोसेस कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है। यूज़र ने रिक्वेस्ट किया कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। अब वो इन्फॉर्मेशन जो है वो वेब सर्वर मशीन के पास पहुंचा। ये यूज़र रिक्वेस्ट किया यूज़र ने कि मुझे mysite.com से page.html की इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये रिक्वेस्ट, इसका प्रोसेस हुआ। इसके बाद ये रिक्वेस्ट गया वेब सर्वर मशीन के पास। वेब सर्वर मशीन ने सबसे पहले अपना वेब सर्वर निकाला कि भाई ये जो है ये वेब सर्वर के पास जाओ, देखो कि ऐसा इन्होंने page.html की इंफॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट किया, आपके पास कुछ ऐसा है क्या। फिर वेब सर्वर ने क्या किया, रिक्वेस्ट किया स्क्रिप्टिंग इंजन को। ये जो है स्क्रिप्टिंग इंजन, ये क्या है, ये एक इंटरप्रेटर है। इंटरप्रेटर मतलब होता है जो बिचौलिया होता है। अब जैसे कि यहाँ तक हमारा वेब सर्वर जो था इसको सिंपल लैंग्वेज पता थी, हिंदी पता थी से लाइक, और ये डेटाबेस जो है इसको क्या पता है, इसको मलयालम पता है। अब हिंदी वाला मलयालम में कैसे बात करेगा, उसको नहीं पता चलेगा क्या हो रहा है। तो फिर अब ये चीज़ें इंटरप्रेट करना पड़ेगा, एक बीच में बिचौलिया चाहिए, एक इंटरप्रेटर चाहिए जो कि ये बता सके कि भाई ये रिक्वेस्ट आया है आपके यहाँ पे, आप इसे ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्ड करो। तो अब यहाँ पे वेब सर्वर के पास तो यूज़र की रिक्वेस्ट आ गई। अब यूज़र वेब सर्वर ने स्क्रिप्टिंग इंजन को बोला कि भाई ये रिक्वेस्ट आई है, आप डेटाबेस से अपनी भाषा में उसे रिक्वेस्ट करो। अब स्क्रिप्टिंग इंजन ने इसे कन्वर्ट किया डेटाबेस के लैंग्वेज में, और डेटाबेस के लैंग्वेज में इसको रिक्वेस्ट किया कि भाई ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, यूज़र ने मांगा है वो चाहिए। अब डेटाबेस ने उसे देखा, हाँ हमारे पास है page.html की इन्फॉर्मेशन, और उसने वापस से रिस्पॉन्ड कर दिया। अब ये रिस्पॉन्ड हो गया, रिस्पॉन्स आया कहाँ पे, वापस से स्क्रिप्टिंग इंजन के पास आया। स्क्रिप्टिंग इंजन ने फिर से इसे इंटरप्रेट किया, और उसी टाइम पे हमारे पास एक चीज़ ये आ गई, स्क्रिप्टिंग यहाँ पे FTP, जहाँ पे कि हमारे पेजेस की इंफॉर्मेशन सेव्ड है। अब FTP ये कहेगा कि भाई ये लो, ये स्क्रिप्टिंग है, ठीक है, तो इसे ना ऐसे ही दिखाना है, दूसरे तरीके से नहीं दिखाना। तो यहाँ पे आपकी स्क्रिप्टिंग आती है कि FTP जो है यहाँ से स्क्रिप्टिंग लिया, और उस यहीं से स्क्रिप्टिंग इंजन जो है ये तय कर लेगा कि इंफॉर्मेशन हमें कैसे दिखानी है। स्क्रिप्टिंग इंजन FTP से
स्क्रिप्ट्स ले लिए, सर्वर साइड स्क्रिप्ट्स ले लिए। इसके बाद स्क्रिप्टिंग इंजन ने फिर उसे इंटरप्रेट किया और उसे भेजा वेब सर्वर के पास। ये अब FTP ने कहा कि प्लीज रेंडर द डेटा एज पर द सर्वर साइड स्क्रिप्ट। सर्वर साइड स्क्रिप्ट में जैसी स्क्रिप्टिंग है वैसे ही रेंडर करना, और जैसे ही ये हो गया कंफर्म, तो फिर अब स्क्रिप्टिंग इंजन के पास वो डेटा आ गया और वो ऐसे ही रेंडर करेगा जैसा कि FTP ने बोला हुआ है। FTP ने जैसा बोला वैसा रेंडर करेगा। रेंडर करने के बाद ये इंफॉर्मेशन उसको मिल गई, रेंडर हो गया डेटा। ये अभी भी स्क्रिप्टिंग इंजन में ही रेंडर हुआ है। अब ये रेंडर्ड डेटा जो है वो जाएगा, आपको रिस्पॉन्ड करेगा वेब सर्वर को कि भाई ये लो, डेटाबेस और FTP ने ऐसे रेंडर करने के लिए करके डेटा देने को बोला है। अब इसके पास ये आ गया। अब यहाँ पे रेंडर डेटा आया वेब सर्वर के पास, और वेब सर्वर जो है अब इसका कुछ काम नहीं है, इसका बस काम है कि भाई तुम वापस से यूज़र के पास भेज दो ये डेटा। ये रेंडर हो गया, इसके बाद ये रिस्पॉन्ड कर दिया यूज़र पे, और ये यूज़र के पास ये डेटा गया। सी हाउ सिंपल। तो ऐसे करके ये चीज़ें होती हैं। और कहाँ पे स्क्रिप्टिंग इंजन आया वो भी आपने देखा, वेब सर्वर और डेटाबेस के बीच में जो स्क्रिप्टिंग होती है, जो इंटरप्रिटेशन होता है, वो करता है वेब सर्वर। तो ये था वेब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। इसके बाद फिर थोड़े से मैंने एग्जांपल्स लिए हैं कि कहाँ कहाँ पे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यूज़ होता है, जैसे कि कंटेंट साइट्स, कम्युनिटी फीचर्स, ईमेल्स, टेक्निकल सपोर्ट सिस्टम, एडवर्टाइजिंग नेटवर्क्स, बिजनेस एप्लीकेशंस, मेंबरशिप, सर्वे, पोल्स। इसके बाद फिर फॉर्म्स वगैरह सबमिट करना है, पर्सनलाइजेशन टेक्नोलॉजीज, ग्रुपवेयर, कैटलॉग, ब्राउज़र, गेम्स, और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे कि ये यूज़ होती हैं। तो ये तो था आज का वीडियो, जो कि सिंपल सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के बारे में आपको बताया। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। वीडियोस तो ज़्यादा लॉन्ग हो रही हैं, तो मैं अगले वीडियो से आपको थोड़ा शॉर्ट वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगा, और फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम लोगों की प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी। PHP एक्चुअल में कैसे यूज़ होता है, रियल टाइम कैसे यूज़ होता है, वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो से पता चलेंगी। थ्योरेटिकल जो भी पार्ट था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो आई होप कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के बारे में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर आपको है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मुझे यहाँ पे कमेंट्स में छोड़ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। और तो अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे। बाय बाय।